हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अपनी नोट्स आप लोग खुद से बनाएं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ना रखें, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। और जब मैं समझा रही होंगी उस टाइम नहीं बनाना है, मैं आपको बताऊँगी कब बनाना है। इस पेज पे मैंने इसको ब्लैंक रखा है, इस पे मैं समझाऊँगी और ये नोट्स है, यहाँ से आपको नोट्स बनानी है। ठीक है, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म फिज़िक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है। ठीक है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म मतलब मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म के कॉम्बिनेशन से बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो और मैग्नेटिज़्म भी इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस होता है। आगे आप लोग पढ़ेंगे, मैग्नेट बनता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे रहेगा और इलेक्ट्रॉन जब मोशन में रहेगा, दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करता है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो हम इलेक्ट्रोडायनेमिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। चार्ज एट रेस्ट और चार्ज इन मोशन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर एटसेट्रा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी एटसेट्रा। अब देखो, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले आता है चार्ज। तो हम पहले चार्ज को अच्छे से समझते हैं, चार्ज होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। देखो, चार्ज क्या है? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कोई एटम होता है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है जो कि पॉजिटिव होता है, और एटम के शेल्स होते हैं और शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कई शेल होते हैं, एक आउटर शेल भी होता है, इनर शेल भी होता है। तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके आउटर शेल में 6 होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसके किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं, और किस हिसाब से, किस रेंज में चक्कर लगा रहे हैं? इनकी जो स्पीड होती है वो लगभग 10⁶ मीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है। सोचो ये कितनी ज़्यादा है, 10⁶। मतलब अगर ये कश्मीर से शुरू करते हैं तो 3 सेकंड में कन्याकुमारी को पार कर देंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी 3 सेकंड में। सोचो कितनी ज़्यादा स्पीड है इनकी। इस स्पीड से ये इसके किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं। पहले ही ये इतना तेज़ी से घूम रहे हैं, अब अगर हमने इनको थोड़ा सा एनर्जी दे दी, ठीक है, एनर्जी ये ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा, लगभग जो रूम टेम्परेचर हमारा होता है उसे थोड़ी सी ज़्यादा दे दो, तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, निकल जाता है। तो यही कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है। एक्चुअल में चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ही इधर उधर जाता है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड है, न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो प्रोटॉन कहीं नहीं जा पाता, वो वहीं पे रहता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ये एक बच्चे की तरह है, जैसे एक छोटे से बच्चे को जब हम 2 रुपये दे देंगे तो वो जाएगा तुरंत दुकान पे टॉफ़ी ख़रीदेगा। पैसा पाते ही ये तुरंत घर को छोड़ेगा और भागेगा दुकान पे, और जैसे ही टॉफ़ी खा के ख़त्म होगी, इसे फिर अपने घर की याद आएगी तो फिर वापस अपने घर आ जाएगा। सेम ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, जब ये चला जाता है एनर्जी पाते ही और फिर इधर ही मूव करने लगता है, फिर धीरे धीरे जब इसकी एनर्जी ख़त्म होगी तो फिर धीरे धीरे इसे अपने घर की याद आने लगेगी, और एनर्जी पूरी ख़त्म होते ही ये अपने घर में वापस आ जाएगा, फिर अपने ही घर में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यही है, अब इसी को चार्ज हम बोलते हैं। अब देखो, ये जो है चार्ज जो होते हैं ना, अपने आसपास कुछ फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना चार्ज है? इस एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। -19 मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अब देखो,
एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज़ कर लो कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज है मान लो। ये क्या करता है, अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इससे हो सकेगा, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा दूर तक प्रोड्यूस करेगा, छोटा चार्ज होगा तो उतना ही कम जगह कवर करेगा। अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या हुआ, अपने आसपास की जो एरिया होता है उस पर कब्जा कर लेता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो लाइंस हैं ये शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये लाइन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं। जहाँ पे लाइन घनी होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मानते हैं, जहाँ पे थोड़ा दूर दूर पे होती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो इसी हिसाब से कम होती है। अब जैसे हमने लाइन को ऐसे ड्रॉ किया तो यहाँ पे लाइन थोड़ा ज़्यादा है, पास पास में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं लाइन के डिस्टेंस बढ़ रही है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम, ठीक है। ये डिनोट करने का सिर्फ तरीका है लाइन्स, और कुछ नहीं। ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सिर्फ 2D में नहीं, कॉपी में हम 2D में बना रहे हैं, एक्चुअल में 3D में होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसने प्रोड्यूस कर लिया, मतलब अपने आसपास के एरिया को इसने कब्जा कर लिया। अब सपोज़ करो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज छोटा सा है, हम इसको यहाँ पे रखा हुआ है, अभी यहाँ पे रखा है, अभी इसे कुछ नहीं पता कि इधर कहीं नेगेटिव चार्ज है, इसे कुछ पता होता नहीं है, ये अपना अपने में मस्त है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इसके पास रख दिया, उठा के यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया। अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ तक हल्का हल्का इसका असर आ रहा है, इसकी फील्ड का हल्का हल्का इसकी फील्ड इसके पास तक आ रही है, तो इसे लगेगा कि कहीं थोड़ा दूर पे कुछ है, ज़्यादा पास नहीं है, बहुत हल्का हल्का इसे इफ़ेक्ट पता चलेगा, खिंचाव पता चलेगा, क्योंकि नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो अपनी तरफ खींचते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हल्का फुल्का खिंचाव पता चलेगा। फिर हमने क्या किया, इसको उठा के थोड़ा और पास कर दिया, यहाँ पे किया, यहाँ पे तो इसकी फील्ड अच्छी खासी है। अब इसे ये श्योर हो जाएगा कि पास में कहीं नेगेटिव चार्ज है, तभी मुझे खिंचाव फील हो रहा है, और इसे भी पता चल जाएगा कि हाँ पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसे खींचना है अपने पास। जब तक यहाँ था तब तक ये इसे सिर्फ लग रहा था कि यहाँ कहीं पास में है, मगर इसे पता नहीं था कि है भी कि नहीं, बट यहाँ पे आ गया, अब इसे पता चल गया, अब ये बहुत तेज़ी से खींचेगा, और थोड़ा सा हमने और पास किया तो ये तुरंत खींच लेगा और चिपका लेगा, ठीक है, चिपक गया। तो यही होता है फील्ड का काम। फील्ड का काम होता है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ये भी अपना फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि इसने नहीं किया, इसने भी अपना फील्ड प्रोड्यूस किया और इसने भी किया है। अब अगर नेगेटिव चार्ज यहीं ले लो, अब इसी का उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है, दूर है, तो इसे कुछ नहीं पता कि आसपास कुछ है कि नहीं, हमने इसको यहाँ पास कर दिया। अब इसे थोड़ा सा धक्का फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे धक्का दे रहा है, मगर कौन दे रहा है नहीं पता, क्योंकि अभी दूर पे है, इसकी फील्ड का इफ़ेक्ट इसके पास तक नहीं आ रहा है। हमने इसको जैसे थोड़ा और पास कर दिया, यहाँ पे कर दिया, अब इसे पता चल रहा है, अब ये जान गया कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज है, भागो, अब ये तुरंत भाग जाएगा, जितना दूर हो सकेगा उतना दूर, जहाँ पे इसका असर ख़त्म होता है वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। इन्होंने भी अपने आसपास का एरिया कवर कर रखा है, अब इनके पास अगर कोई दूसरा आता है तो वो फील करेगा, ऐसे ही चलता रहता है ये पूरा सिस्टम, ठीक है। चार्ज, अब ये तो रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर चार्ज चलने लग जाए तब क्या प्रोड्यूस करेगा, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। इधर आगे देखो, स्टैटिक चार्ज क्या है, ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव करता है तो दो कंडीशन है, एक तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है इनके कंपैरिजन, तो ये दो चीज़ प्रोड्यूस करेगा। अब अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करने लग जाए, अपनी स्पीड बढ़ाने लग जाए, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 15 मीटर हो जाए, स्पीड बढ़ेगी तो ये साथ साथ एनर्जी कुछ रेडिएट करेगा,
ठीक है। वेरिएबल वेलोसिटी है तो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल्सो रेडिएट्स एनर्जी, जो कि ईएम वेव के फॉर्म में हमें दिखती है। ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलती है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर चलती है। ठीक है, ये चैप्टर आगे आएगा, हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलो इतना समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग नोट्स बना लो, वीडियो पॉज करो और नोट्स बनाओ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। चार्ज के ऊपर ये कि चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। क्यू से हम डिनोट करते हैं चार्ज को। एसआई यूनिट क्या है, कूलॉम्ब। क्वांटिटी स्केलर है। क्वांटिटी स्केलर कैसे हो गई, चार्ज तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चीज़ होती है वेक्टर होती है, फिर यहाँ स्केलर कैसे हो गया चार्ज। देखो बताती हूँ। कोई चीज़ वेक्टर कब होती है, अगर इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, हाँ, डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है इधर को। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, प्लस में है, बट जैसे हमने डायरेक्शन चेंज किया इसकी वेलोसिटी तुरंत नेगेटिव हो जाएगी। इधर को आई तो ये नेगेटिव हो गई वेलोसिटी। बट यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अभी हम मान रहे हैं क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अगर इधर जाने लग जाए, डायरेक्शन चेंज करे, तो क्या वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, वो अब भी नेगेटिव ही रहेगा। मतलब चार्ज जो है ये तो इसका साइन है ना, चार्ज का खुद का साइन है नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये स्केलर है। ठीक, और स्केलर और वेक्टर में कंफ्यूज ना हो, ये वेक्टर तभी होता है जब डायरेक्शन बदलते ही नेगेटिव हो जाए, तब वो चीज़ वेक्टर होती है। चलो अब चार्ज की सीजीएस यूनिट क्या होती है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, फ्रैंकलिन और स्टैट कूलॉम्ब। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है चार्ज का, Q इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, है ना, करंट I इंटू टी। करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर, और टाइम का टी ही है, तो चार्ज का क्या हो गया, AT। यहाँ Q इज इक्वल टू AT, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का थोड़ा सा चार्ज देख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम्ब, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है, बहुत कम चार्ज है, 1 कूलॉम्ब भी नहीं है, -19, कितना छोटा है। ऐसे प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हमेशा रहता है, न्यूट्रल रहना चाहता है और न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि हर चीज़ में प्रोटॉन जितना होता है इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होता है। हाइड्रोजन ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही प्रोटॉन है। कार्बन ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। गैस है तो भी इक्वल है, कार्बन सॉलिड है तो भी बराबर है। तो जो भी चीज़ हम ले लेते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल रहता है हमेशा। ठीक है, तो जब चार्ज भी दोनों का बराबर रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बहुत थोड़ा सा, 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा है प्रोटॉन से, मगर प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से काफ़ी बड़ा है। देखो -31 है और ये -27 है, 31 और -27 में बहुत डिफरेंस हो गया। 1 कूलॉम्ब इज इक्वल टू 2.998 इंटू 10⁻9 ESU होता है, जो कि हम राउंड ऑफ करके 3 बोल देते हैं, 3 इंटू 10⁻9 ESU हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। पहले तो चार्ज स्केलर है,
ठीक है, ये तो पता चल गया। दूसरा है चार्ज इज ऑफ टू टाइप, ये भी आपको पता ही होगा पहले से, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हमने प्लस ई से लिख दिया है, क्यों लिखा है, और नेगेटिव को माइनस ई से। एक्चुअली कोई चीज़ जब पॉजिटिवली चार्ज होती है ना, कोई ऑब्जेक्ट, तो उसमें से, हाँ यहाँ देखो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है, तो हम क्या करेंगे, प्रोटॉन देंगे इसको। प्रोटॉन तो न्यूक्लियर फोर्स से बंधा हुआ है ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियर फोर्स से इसे हम निकाल ही नहीं सकते, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को ही निकाल पाते हैं। अब अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बचता है, उसी को हम डिनोट करते हैं, उसी को हम कहते हैं ये तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। न्यूट्रल नहीं रह गया ना, न्यूट्रल में दोनों बराबर बराबर के हमेशा रहते हैं, तो न्यूट्रल है। अगर हमने एक भी इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव उसमें एक्स्ट्रा हो गया, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। और वहीं अगर हमें नेगेटिव चार्ज करना है किसी चीज़ को, तो हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, वही यहाँ बता रहा है। इसीलिए हमने यहाँ प्लस ई और माइनस ई लिखा है। प्लस ई मतलब इलेक्ट्रॉन का ही हमेशा काम होता है, ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल तो है, यहाँ से निकल गया, यहाँ ऐड हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, निकल भी रहा है, ऐड भी हो रहा है, ट्रांसफरेबल है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफ़र होना। ठीक है, चलो अब नोट्स बना लो। इधर से कुछ लिखना हो तो यहाँ से भी कुछ इम्पोर्टेंट लगे तो लिख लेना, बाकी ये तो आपको पूरा लिखना है। और मेरी राइटिंग देख के ज़्यादा खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ये तो मैंने बहुत स्लो लिखा है और बहुत ज़्यादा टाइम लेके लिखा है, इसीलिए ऐसी राइटिंग बनी है, वरना बहुत गंदी है। इधर तो आपको दिख ही रही होगी कितनी गंदी है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड, सिमिलर चार्ज रिपेल वाइल ऑपोजिट अट्रैक्ट। सेम चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, ये बहुत पहले से, तो हम बचपन से ही जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग 3 स्टार दे दो, ये इम्पॉर्टेंट है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो ख़त्म किया जा सकता है, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, ये भी बचपन से पढ़ते आए हैं, अभी पीछे भी हमने जस्ट पढ़ा था। आइसोलेटेड का मतलब भी बच्चों को नहीं समझ आता। आइसोलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को दुनिया से अलग कर देना है, दुनिया से अलग कर देना मतलब मार डालना नहीं, मगर यहाँ मार डालने का मतलब नहीं है, यहाँ मतलब ये है कि किसी चीज़ को इतना अलग कर देना एकदम एकांत में। जैसे बाबा लोग होते हैं ना, कुछ बाबा सन्यासी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं होता, वो जाके किसी पेड़ के पास जंगल में या पहाड़ों पे जाके बैठ जाते हैं और अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं दुनिया से। अलग करने का मतलब ऊपर जाना नहीं हुआ। ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमें अलग करना है, अब चार्ज को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके किनारे किनारे किसी डब्बे में चार्ज को भर दिया और उसके किनारे किनारे इंसुलेटर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, इस डब्बे के अंदर अंदर तो चाहे कहीं भी जा सकता है, मगर इंसुलेटर को पार नहीं कर सकता, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज तो मूव कर ही नहीं पाता। चार्ज जो होता है हमेशा कंडक्टर में मूव करता है, इंसुलेटर में नहीं कर पाता। इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, बहुत अच्छे समझाया है कि क्यों नहीं मूव करता, उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इंसुलेटर हमने लगा दिया, अब ये क्या हो रहा है कि बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हो गया ना दुनिया से अलग। इसके अंदर इसकी दुनिया यही है, ये डब्बा ही,
इसको हम एक सिस्टम बोल देते हैं, तो इसीलिए कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। टोटल चार्ज डज नॉट चेंज। टोटल चार्ज चेंज, जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो चेंज कैसे हो गया, जितना अंदर है उतना ही रहेगा, बट चार्ज ऑन इंडिविजुअल बॉडी ऑफ दैट सिस्टम में चेंज। बट इसके अंदर हमने चार्ज कोई कुछ है थोड़ी, पार्टिकल थोड़ी है कि उसको एक उठा के यहाँ रख दिया, दूसरा उठा के यहाँ रख दिया। चार्ज किसी बॉडी पे होता है और उस बॉडी को हमने इसके अंदर भर दिया है। अब 3-4 बॉडी भर दी है तो ये बाहर नहीं निकल सकती हैं चार्ज, बट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इसमें से इसमें, इसमें से इसमें तो जा ही सकते हैं, वही कह रहा है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसकी वॉल को हमने इंसुलेट कर दिया है, बाहर से इंसुलेटर लगा दिया। अब है टी टाइम के बाद हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर ही अंदर ये जो बॉडी है ये मूव कर रही है ना, अंदर अंदर मूव कर सकती हैं। टी टाइम के बाद हम देखते हैं कि इस वाले पे 2 कूलम्ब हो गया, इस पे 3 कूलम्ब हो गया, इस पे कितना बचा ये हमें पता करना है। तो आप लोग एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं तो बताऊंगी ही। चलो देखो, जिनका नहीं आया वो लोग देखें, जिनका आंसर आ गया वो भी देखें। यहाँ पे ऊपर साफ साफ लिखा है कि टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता, जितना अंदर है उतना ही रहेगा, ठीक है, मगर इंडिविजुअल बॉडी पे चेंज हो सकता है। तो इंडिविजुअल बॉडी पे तो चेंज हुआ ही, 3 से 2 हो गया, 1 से 3 हो गया, ये तो चेंज हुआ, मगर टोटल क्या है, कंजर्व है। तो कंजर्वेशन लगा देते हैं, जितना पहले था 3c + 1c - 2c, 3 कूलम्ब, 1 कूलम्ब और 2 कूलम्ब बराबर रहेगा ना। टी टाइम के बाद भी जितना इधर उतना इधर, 2 कूलम्ब 3 कूलम्ब प्लस इस पे क्या, इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ x होता है मैथ में। अब x हमें फाइंड करना है, चलो कैलकुलेट कर लो, इक्वेशन बन गई है। तो 3 + 1 4c - 2 मतलब 2c = 3 to 5c + x। तो 5c इधर आएगा तो -3c = x। यहाँ पे कितना है, x = -3c। जिसका जिसका ये आंसर आया है खुश हो जाओ, आपको फिज़िक्स आती है। चलो आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 5th की तरफ। क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसको हम क्या करते हैं 5 स्टार देंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 5 स्टार। चलो देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है पैकेट या बंडल। किसी चीज़ को अगर हमने बंडल बना दिया तो हम कहेंगे कि उस चीज़ को हमने क्वांटाइज कर दिया। दो का मान लो 4 का बंडल बना दिया, 4 लकड़ी है, 4 लकड़ी का हमने एक बंडल बना दिया ऐसे, तो हम कहेंगे कि हमने लकड़ियों को क्वांटाइज कर दिया, मतलब बंडल में रख दिया। ऐसे ही पेन, अब ज़रूरी नहीं है कि 4 का ही बंडल हो, एक पेन भी अपने आप में एक बंडल कहला सकती है। तो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, ये सब अपने आप में एक बंडल है। इसका मतलब चार्ज के फॉर्म में इसका मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इससे कम चार्ज कहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इसका मल्टीपल होगा। इसको हम 1 मान लेते हैं, 1 बंडल। अब जो भी चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे एग्जिस्ट करेगा ना, चाहे इस पेन पे कहो, इस कॉपी पे कहो, तो जो भी चार्ज एग्जिस्ट करेगा इन पे, ये
इसी के बंडल के फॉर्म में होगा। एक बंडल इसको मान लिया तो एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, ऐसे कह लो। मतलब कि 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर 2 इंटू इतना, या फिर 3 इंटू इतना, या फिर 4, या फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 इंटू इतना। मतलब ये जो होगा इंटीजर होगा, हमेशा इंटीजर के फॉर्म में करेगा। कभी भी आधे से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन किसी पे है, किसी चीज़ पे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। हमें हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होगा। ठीक है। जैसे हम किसी दुकान से पेन लेने जाएंगे तो हम उससे 1.5 पेन थोड़ी कहते हैं। 1.5 पेन मांगेंगे तो भगा देगा मार के। जब भी मांगेंगे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, क्योंकि उन्होंने एक पेन का बंडल बना दिया। अब हमेशा एक पेन ही, कम से कम एक पेन मिलेगी, ऐसे ही। अब ये इसका फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल टू NE, जहाँ प्लस माइनस मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बता रहे हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। प्लस माइनस NE है, मतलब Q जो है चार्ज ऑन बॉडी, और E जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना, और N इंटीजर, जहाँ N जो होगा 1, 2, 3 ही होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये इसकी डेफिनेशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना। और समझ तो आप गए ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वही बता रहे जो मैं बता चुकी हूँ, दैट इज़ फंडामेंटल चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम फंडामेंटल चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, फंडामेंटल मतलब ही होता है कि जो सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ हो उसे हम फंडामेंटल कहते हैं। फिर उसी को मल्टीप्लाई कर करके हम उसके आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लो। कैन अ बॉडी हैव, गिव और टेक +-8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ऑफ चार्ज? क्या पॉसिबल है कि इतना चार्ज कोई चीज़ रख ले, कोई बॉडी? अभी ऐसा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई भी बॉडी है 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती, या 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकती। जब भी रखेगी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर 1000 इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही रखेगी। तो अब देखते हैं कि इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं किसी बॉडी पे। तो हमें जो फॉर्मूला पता है Q इज़ इक्वल टू NE, यही तो बताता है कि चार्ज कितना रख सकती है कोई बॉडी। तो हम इस फॉर्मूले की तरफ ध्यान अपना देते हैं। Q क्या था? चार्ज ऑन बॉडी था ना। Q चार्ज ऑन बॉडी था, नहीं है। तो कैन अ बॉडी हैव इतना चार्ज, तो बॉडी पे इतना चार्ज क्वेश्चन में दिया है, सवाल पूछ रहा है। और E तो हमें पता है पहले से, Q दे दिया है। N जो है, N इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, मतलब इंटीजर आना चाहिए। यही कंडीशन थी इसकी कि N जो है वो इंटीजर होना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें N इंटीजर है कि नहीं। 8 इंटू 10⁻⁻18 इज़ इक्वल टू N। E कितना है? E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हमें N फाइंड करना है, N को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भगा देंगे। 8 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू N। इसको कैलकुलेट करना आप लोग को आता होगा, बहुत सिंपल है। यहाँ से एक पॉइंट हटा, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ा, 16 5 ज़ा 80, और यहाँ 10⁻⁻19 को ऊपर जब ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। और फिर ये मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर ऐड होती है, 10⁻+19। अब ये 5 इंटू पावर ऐड करेंगे तो 10⁻1, मतलब 50 आ गया, इज़ इक्वल टू N। देखो कितना सिंपल था। N आ गया इंटीजर, 50 क्या है, इंटीजर है।
इसका मतलब यस, इसका आंसर होगा यस, इतना रख सकती है। जिसका जिसका आंसर आ गया था वो खुश हो जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, प्रॉपर्टी 6 कह रहा है। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन पार्टिकल डज नॉट चेंज ड्यू टू इट्स स्पीड, मतलब कि स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो चार्ज जो होता है वो चेंज नहीं होता है ना। और चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी नहीं डिपेंड करता। हम अगर कोई बॉडी है, ठीक है, हम उसको पहले ग्राउंड पे बैठ के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ग्राउंड पे बैठे हैं, इस बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इस पे मान लो -5 कूलॉम चार्ज है, 5 कूलॉम चार्ज है। अब अगर हम चलने लग जाएं, हमने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दिया, तो इसको देखेंगे तब भी इस पे 5 कूलॉम भी चार्ज होगा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आता है 11th क्लास में बहुत ज़्यादा, तो अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो वहाँ देख लो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सब बहुत कुछ बदल जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब है कि चेंज नहीं होता मोशन की वजह से। अब ये पार्टिकल भी अगर मूव करने लग जाए तो भी इसका चार्ज नहीं चेंज करेगा होगा, चाहे ये जिस स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करने लग जाए ना, तो भी चार्ज इतना ही रहेगा, बट उतना उस स्पीड से कोई चीज़ मूव नहीं कर सकती। चलो, चार्ज इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, मतलब चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा। अगर किसी चीज़ में मास नहीं है तो उसमें चार्ज भी नहीं होगा, है ना। मतलब मास है तो चार्ज है, मगर अगर चार्ज नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें मास भी ना हो। चार्ज मास पे डिपेंड कर रहा है पर मास चार्ज पे नहीं कर रहा है। जैसे न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं होता तो उसके पास मास होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज और मास दोनों रखते हैं, मगर न्यूट्रॉन चार्ज नहीं रखता बट मास उसका होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻⁻, कितना होता है 27 kg। ये क्या है? चार्ज तो इसका, मास तो इसका है। फोटोन ले लेते हैं। फोटोन जो होता है एनर्जी का पैकेट होता है, बंडल, जो कि सन से आता है। सन के जो लाइट होती है ना, उसको हम, वो जो एनर्जी होती है उसको हमने बंडल बना दिया, उसको हम फोटोन बोलते हैं। कुछ एनर्जी को मान लिया कि इतनी एनर्जी को एक बंडल में पैक कर दो और उसको एक फोटोन बोल दो, है ना। तो वो एक्चुअल में पैक नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही है, माना ही जाता है कि इतनी एनर्जी को एक फोटोन बोलते हैं। तो जो फोटोन होता है ना, उसका रेस्ट मास 0 होता है। एक्चुअल में उसका कोई मास नहीं होता, वो तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास नहीं है। अगर वो रुक जाए तो उसका कोई मास नहीं है, बट जब वो मूव करता रहता है तो स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव कर रहा है, तो E=mc², जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इससे हम कहते हैं कि कोई चीज़ अगर मूव करने लगती है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो एनर्जी है तो मास में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मास है तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, बट ये हम मान के चलते हैं कि इसका रेस्ट मास 0 है। जब रेस्ट मास 0 है तो वो चार्ज नहीं रख सकता। चलो, अब कुछ चार्ज और मास में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है, चार्ज और मास का डिफरेंस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये चार्ज क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। बट मास सिर्फ पॉजिटिव होता है, मास कभी नेगेटिव नहीं होता। चार्ज में क्या है? फोर्स बिटवीन चार्जेस में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। दो बीच के दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है ना। बट फोर्स बिटवीन मास ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन में हमने क्या पढ़ा है? ग्रेविटी हमेशा मास की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा ग्रेविटी लगती है, वो चाहे जितना छोटा हो। हमारा अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारे कंपैरिजन,
तो इसलिए वो हमें तेज़ी से खींचता है, हमें पता चलता है कि अर्थ ने हमें खींच रखा है अपनी तरफ। बट ऐसा नहीं है कि ये जो मेरे हाथ में पेन है और ये कॉपी है, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। पेन भी इसको खींच रही है कॉपी को, और कॉपी भी पेन को खींच रहा है, ठीक है। बट ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं तो इनका उतना पता नहीं चलता। बट अर्थ जो है बहुत बड़ा है तो हमें पता चलता है, फील होता है। जो भी बड़ी चीज़ें हैं, मास, मून ले लो, मून भी अर्थ से थोड़ा छोटा है, तो इसलिए अर्थ के कंपैरिजन 6 टाइम कम हो जाता है मून की ग्रेविटी। बट ग्रेविटी तो है ना, बहुत बड़ा है, इसलिए सन भी है। जो भी बड़ी चीज़ें हैं वो ग्रेविटी रखती हैं मास की वजह से। तो मास हमेशा अट्रैक्टिव होता है। चलो अब इसका पहले स्क्रीनशॉट नहीं लेना, इसका नोट्स बनाना। वीडियो पॉज करके नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी। इधर से कुछ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो इधर से भी नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हो गया है, चार्ज और मास। थर्ड क्या है? चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है? कंजर्व है ना। चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी हमने पढ़ा था ना कि चार्ज आइसोलेटेड है तो हमेशा उतना ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता। या फिर अगर चार्ज को हम मूव कराने लग जाएं तो भी वो उतना ही रहेगा। बट मास के केस में ऐसा नहीं है। मास इज़ नॉट कंजर्व्ड एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड वाइस वर्सा बाय इज इक्वल टू mc²। बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा। बिग बैंग थ्योरी यही कहती थी ना कि पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी थी, फिर एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ब्लास्ट हो गया, फिर वो मास में कन्वर्ट हो गया, उसी से हमारा अर्थ बना। तो जब से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई है, आइंस्टाइन ने सब कुछ बदल के रख दिया है। इससे पहले हमें एनर्जी और मास में कोई कन्वर्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं था। एनर्जी मास कैसे बन सकती है, नहीं मानते थे। बट उस थ्योरी के बाद सब बदल गया। आप लोग को डीपली पढ़ना है तो मैं आगे कभी बताऊंगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ही मास है एक्चुअली में। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव करने लगती है तो वो क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाती है, ठीक है। ऐसे है कुछ कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि चार्ज जो है जितना रेस्ट पे रहेगा उतना ही मोशन में भी है। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता और ना ही मोशन पे। इसे रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट को हम लॉरेंट्ज़ इनवेरिएंट भी बोलते हैं। अब मास जो है रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है क्योंकि मास स्पीड पे डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। इसके अकॉर्डिंग ये जो है m0 रेस्ट मास है। रेस्ट मास किसी चीज़ का नहीं बदलेगा, रेस्ट मास उतना ही रहेगा। बट अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करने लग जाए तो उसका मास भी बढ़ जाता है। एक्चुअल में जो मास बढ़ता है ये इनर्शियल मास बढ़ता है, ठीक है। ये जो इसका मास हम जो नापते हैं 2 kg 4 kg जो हुआ वो नहीं बढ़ता, इनर्शियल मास होता है, वो बढ़ता है। चलो देखते हैं इस फॉर्मूले से कैसे बढ़ गया। ये फार्मूला हमें पता है m इज़ इक्वल टू m0 अपॉन, हम एक काम करते हैं v को हम एक बार स्पीड जो है 0 मान लेते हैं। 0 है मतलब रेस्ट है, तो जब रेस्ट पे है तो v0 अपॉन c²। ये पूरा हो गया 0 अपॉन समथिंग 0। 1 - 0 1, मतलब नीचे क्या है, ये पूरा 1 है, तो ये क्या आ गया m0। जब स्पीड 0 है, जब ये रेस्ट पे है तो ये m0 है। अब एक बार v को c की स्पीड से भगा के देखो। c की स्पीड से तो वैसे कोई चीज़ नहीं मूव कर सकती, एक बार हम रख के देखते हैं कि आता क्या है। m इज़ इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v को क्या रखना है, c रखना है, c² अपॉन c²। अब ये कट के 1 हो गया, 1 - 1 0, m0 अपॉन 0। m0 अपॉन 0 क्या हो जाएगा,
ऊपर कुछ भी, अगर नीचे ज़ीरो आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है, इनफाइनाइट जितना बड़ा। सोचो मास कितना ज़्यादा बढ़ गया। तो इतना ज़्यादा मास कोई चीज़ अगर बढ़ जाए तो फिर वो इतना भारी मास सी की स्पीड से मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है किसी चीज़ की, उसका मास उसी हिसाब से बढ़ता रहता है, बढ़ता है और बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सी की स्पीड पहुँचते पहुँचते उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है। तो किसी इतनी भारी चीज़ को मूव करवाना आसान बात थोड़ी है। अर्थ इतना भारी है तो हम इसको कहीं मूव करवा पाते हैं इधर से उधर? इतना भारी है, करवा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे जो m है, m इनफाइनाइट आ गया, अर्थ से भी बड़ा आ गया। तो इतना बड़ा कोई चीज़ है तो उसको हम c की स्पीड से नहीं मूव करवा सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करवाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब ये लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। अब अगला लेक्चर आएगा चार्ज करते कैसे हैं। किसी भी चीज़ को हम चार्ज अगर करना है तो उसके मेथड क्या क्या हैं वो हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।